देखो, आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक रुग्णता। औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस। देखो, कल अपन जब एमएसएमई सेक्टर पढ़ा रहा था तो एमएसएमई सेक्टर में हमने एक शब्द यूज किया था कि भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी 99% इकाइयां औद्योगिक रुग्णता का शिकार है। मतलब भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है औद्योगिक रुग्णता। तो इसको समझते हैं कि ये क्या होती है और अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है या क्या प्रभाव पड़ता है इस औद्योगिक रुग्णता का। देखो, नाम से स्पष्ट है औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस। सिकनेस मतलब तो आप समझते ही, बीमारी। रुग्णता मतलब बीमारी। कोई उद्योग बीमार कब माना जाएगा? भाई, कोई जैसे व्यक्ति बीमार माना जाता है वैसे कोई उद्योग बीमार कब माना जाएगा? जहां तक उद्योग के बीमार होने का संबंध है, स्वाभाविक सी बात क्या है, एक तो उसका उत्पादन, ठीक है, उस पर जितना ऋण है, इन्हीं कुछ बिंदुओं के आधार पे हम उसकी रुग्णता को डिसाइड करेंगे कि भाई उसका उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा या वो अपने ऋणों को चुकाने में असफल हो रहा हो। तो देखो, अलग अलग परिभाषाएं थी, लेकिन जो हमारा कंपनी अधिनियम है उसके अनुसार हमको कंपनी अधिनियम की परिभाषा याद रखनी है बस। कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कि यदि किसी कंपनी के 50% से अधिक, 50% से अधिक बकाया, 50% से अधिक बकाया ऋण के मालिक, ऋण के मालिक ऋण की मांग करते हैं, ऋण की मांग करते हैं, परंतु कंपनी नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर, परंतु कंपनी नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर ना तो ऋण की अदायगी कर पाती है, ना तो ऋण की अदायगी कर पाती है, कर पाती है, और ना ही ऋण मालिकों को, ना ही ऋण मालिकों को कोई संतोषजनक उत्तर दे पाती, ना ही ऋण की चुकता कर पाते हैं, और ना ही उनको कोई संतोषजनक उत्तर दे पाते हैं। ये कंपनी अधिनियम ने परिभाषित किया है, मतलब समझ रहे ना कि 50% से उसके जो डेब्टर हैं, भाई कंपनी को घाटा हो रहा है, कंपनी हानि में जा रही है, कंपनी बर्बाद हो रही है, तो उसके जो ऋणदाता है, जिन कंपनी का ऋण दिया, वो एकदम से ऋण मांगने पहुंच गए। कितने? 50। पुरानी पिक्चर में देखा ना कि उद्योगपति, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, उसका सामान जल गया, तो दूसरे दिन जितने उसके डेब्टर थे उसके घर पे पहुंच गए कि हमारा ऋण दो, और वो एक महीने के अंदर भी ऋण ना दे पाए और ना ही उनको सेटिस्फाई कर पाए कि मैं तुम्हारा ऋण चुका दूंगा। तो ऐसी औद्योगिक इकाई को क्या कहेंगे? रुग्ण औद्योगिक इकाई, सिक इंडस्ट्रियल, सिक इंडस्ट्रीज कहेंगे इसे, इस टाइप की औद्योगिक इकाई को।
और भी परिभाषा है कि जो सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट 1985 आई थी, उसके अनुसार उन्होंने बोला था कि यदि किसी कंपनी का लगातार 4 वर्षों में हानि उसके टोटल मूल्य के 50% के बराबर हो तो भी इसको सिक कहेंगे। अपन को तो कोई एक परिभाषा है, बस इसको याद रख लेना कि रुग्ण इकाई कहेंगे किसको, तो लिख देना कंपनी अधिनियम के अनुसार ये परिभाषा है। हम साधारण शब्दों में यही समझेंगे कि भाई औद्योगिक औद्योगिक इकाई वो है जो ना तो उत्पादन बढ़ा पा रही है, ना ही वो अपने कर्जों को चुका पा रही है, और बस ये मार्केट में स्थिति है कि आज नहीं कल वो कंपनी बंद हो जाएगी। औद्योगिक इकाई की बात कर रहे हैं, कंपनी से यहाँ पे मतलब क्या है, औद्योगिक इकाई। अब एक डाटा कल ही बताया था कि भारत की 99% लघु इकाइयां काय का शिकार है, इंडस्ट्रियल सिकनेस का शिकार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लघु, बड़ी उद्योग भी इस सिकनेस का शिकार होते हैं, लेकिन लघु उद्योगों में तो सर्वाधिक है ये। अब सवाल यह है कि इस औद्योगिक रुग्णता का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। इस औद्योगिक रुग्णता का पहले तो हम कारण जाने, कारण क्या है, इस औद्योगिक रुग्णता का कारण क्या है। कारणों को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी रखते हैं आंतरिक कारण, आंतरिक कारण, और एक कैटेगरी में रखते हैं बाह्य कारणों को, बाह्य कारण, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो मतलब कंपनी में विद्यमान है और वो नीतियां जो जिसका कंपनी के अंदर कोई संबंध नहीं है, अन्य कारण से हो रहा है। तो देखो रुग्णता के आंतरिक कारण में पहला कारण तो वही है, पैसा नहीं उनके पास, वित्त की कमी, आधारभूत संरचना की कमी, आधारभूत संरचना की कमी, ये कुछ बेसिक बातें हैं। तीसरा है श्रम एवं प्रबंधन की समस्याएं, प्रबंधन की समस्याएं। हालांकि ये समस्या तो उतनी बची नहीं है, ये पहले होती थी कंपनी में, जो ट्रेड यूनियन होती थी और जो मैनेजमेंट था, उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती थी, स्ट्राइक होती थी, कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाता था, कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाता था तो कंपनी अपने डेबिटर को लोन चुकाने में असमर्थ हो जाती थी, तो वो सिक इंडस्ट्री घोषित हो जाती थी। फिर चौथा कारण लिखेंगे दोषपूर्ण एवं असक्षम, ऐसा लिखना, दोषपूर्ण असक्षम परंपरागत तकनीक, दोषपूर्ण असक्षम परंपरागत तकनीक। विपणन का अभाव, मार्केटिंग नहीं सामान्य बिक्रा, विपणन का अभाव। और भी बता सकते हैं कि कार्यकुशलता का अभाव, असक्षम नेतृत्व, कार्यकुशलता का अभाव, असक्षम नेतृत्व। और भी बहुत सारी है, उद्यमशीलता भावना का अभाव। ये सब आंतरिक कारण है, जिन आंतरिक कारणों से कोई उद्योग बीमार उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। बाह्य कारण में, जिसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं, अप्रत्याशित घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं जैसे अचानक से मंदी आ जाए, मान लो मंदी आ गई, आपका सामान ही नहीं बिका, आपने प्रोडक्शन में भाई आपने वस्तु का उत्पाद किया, उस वस्तु के उत्पाद के लिए आपने कर्जा लिया था, वस्तु तो बन गई लेकिन मार्केट में बिकी नहीं रही है। अब जब वो बिकेगी तब तो आप लोन चुकाओगे, मंदी की स्थिति में कैसे बिकेगी, मंदी, महामारी, लॉकडाउन लग गया, अब क्या करोगे तुम, भाई लॉकडाउन लग गया लेकिन आपने ऋण लिया, उसको तो चुकाना ही पड़ेगा ना। और क्या बता सकते हैं, आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, इस टाइप। हालांकि कुछ चीजों का आग का तो बीमा होता है, लेकिन फिर भी कहे कुछ अप्रत्याशित घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, और उन कारणों से आपकी इंडस्ट्रीज
डूब जाएगी। दूसरा, सरकारी नीति, सरकारी नीतियों में अचानक बदलाव, सरकारी नीतियों में अचानक बदलाव। कभी सरकार ने मान लो किसी चीज के अभी आयात पर प्रतिबंध था, अचानक से उसके आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, कोई भी वस्तु तो बाहर से आने लगी, आपका माल बिकना बंद हो गया। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में परिवर्तन, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, रूस यूक्रेन वार हुआ, उससे क्या परिस्थिति निर्मित होती है, आपके औद्योगिक इकाई पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। और क्या बता सकते हैं। चौथा है आगत आपूर्ति में बाधा। ठीक है ना, आपकी इनपुट सप्लाई चेन, कच्चा माल जो आता था, भाई रूस यूक्रेन वार चालू हो गया, कच्चा माल आना बंद हो गया, अब आपकी इकाई तो बंद होना हो जाएगी। तो वही है कि आगत आपूर्ति में परिवर्तन। ठीक है। और भी इसमें पॉइंट बता सकते हैं कि बाजार की ताकतें, मार्केट फोर्सेस भी कभी कभी आपकी औद्योगिक इकाई को रुग्ण बनाने में जिम्मेदार होती है। ठीक है। तो देखो ये कुछ आंतरिक और बाह्य कारण हैं जिन कारणों से एक इंडस्ट्री सिक इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। कारण, कारण के बाद देखते हैं कि इस औद्योगिक रुग्णता का परिणाम क्या होता है। इस औद्योगिक रुग्णता का परिणाम, अब देखो परिणाम में तो हमको सामान्य सा लग रहा है कि भाई कोई उद्योग था बंद हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी का मालिक है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके जो प्रभाव या परिणाम है वो बहुत व्यापक होते हैं और इससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है। मतलब देखो इसके परिणाम को हम 3 रूपों में देख सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज का मालिक तो प्रभावित होगा ही होगा, सरकार भी प्रभावित होगी, श्रम भी प्रभावित होगा और ओवरऑल देश की इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार पर प्रभाव, श्रम पर प्रभाव और देश की ओवरऑल अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये मतलब श्रमिक हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं। उद्योगपति तो बर्बाद हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी कुछ हिस्से हैं जो इससे प्रभावित होंगे। देखो एक उद्योग है, ये एक इंडस्ट्रीज है। ठीक है। ये कुछ उत्पादन करती है। ठीक है। इसको उत्पादन करने के लिए इनने कहीं से क्या है कर्जा ले, ऋण लेके आया। मान लेते 1000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, और ऋण स्वाभाविक सी बात कहां से लेगा, बैंक से लेगा। ठीक है। यहां पे इसने इंडस्ट्री स्थापित की, इसने 1000 लोगों को रोजगार दिया। ठीक। अब ये उत्पाद करना चालू करता है, ये कच्चा माल खरीदता है, कच्चा माल खरीदता है। और कच्चा माल किससे खरीद रहा है, किसानों से खरीद रहा है। मान लेते हैं कहीं से भी खरीद सकता है, विदेश से भी आयात कर सकता है, लेकिन अपनी एक स्थिति बता रहे हैं कि कच्चा माल किसानों से खरीदता है। ठीक है। अब देखो इसने माल खरीदा, सरकार यहां पर टैक्स लगाएगी। इसने माल का उत्पादन किया, सरकार एक्साइज ड्यूटी, अब तो फिर जीएसटी है तो टैक्स लगाएगी। फिर ये थोक व्यापार को जाएगा, इस स्तर पर भी टैक्स है। फुटकर को जाएगा, इस स्तर पर भी टैक्स है। ठीक है। ये 1000 लोगों को रोजगार दे रहा है, तो हो सकता है कि इस 1000 लोगों में से कम 100 लोग इनकम टैक्स भरते हो, इतनी आय उनको दे रहा हो।
ये कंपनी को यदि लाभ होता है तो इस पर सरकार क्या है, निगम कर की वसूली करती है, निगम कर की वसूली करती है। कंपनी के मालिक को जो आय होती है उस पर सरकार इनकम टैक्स की वसूली करती है। 1000 लोगों को रोजगार दे रहा है, ये 1000 लोग बाजार में जाके वस्तुओं की, अन्य वस्तुओं की मांग करते हैं। बाजार में डिमांड होती है तो उस डिमांड के अनुरूप अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र चलते हैं, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र, समझ रहे ना। तनख्वाह मिली, अपने बच्चे की स्कूल की फीस डाला, स्कूल का डेवलपमेंट, तनख्वाह मिली, बच्चों के साथ पिक्चर देखने गया, तो होटल रेस्टोरेंट इनका विकास होता है। मांग कर रहा है वो वस्तुओं की, कपड़े चाहिए उसको, जूते चप्पल चाहिए, अन्य वस्तुएं चाहिए, तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन की औद्योगिक इकाइयां भी यहाँ पे मतलब सब एक दूसरे पर निर्भर है। ये पूरा आपकी इकोनॉमी चल रही, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। बैंक ने इनको ऋण दे के रखा है, बाकायदा इनको ऋण पर ब्याज भी मिल रहा है बैंक को, और वहां पे वो किस्त भी चुका रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये एक किसी देश की अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, सामान्य स्थिति में चल रही है। अब किसी कारण से, हमने कारण देखे, आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है, किन्हीं कारणों से ये औद्योगिक इकाई अब प्रॉफिट में नहीं होती, मतलब अब ये घाटे में जाने लगती। तो धीरे धीरे क्या है, घाटे में जाएगी तो इसका मतलब है उत्पादन उसका कम होते जाएगा। उत्पादन कम होगा तो देखो फिर वही पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होगी। कच्चा माल वो कम खरीदेगा, सरकार को टैक्स कम मिलेगा। कच्चा माल कम है तो उत्पादन कम होगा, तो उसको कम लोगों की, तो हो सकता है कि वो अब केवल 500 लोगों को ही रोजगार दे और 500 लोगों को रोजगार से भगा दे। उत्पादन कम होगा, टैक्स कम मिलेगा। अब 500 लोग, यहां पे 1000 लोग मार्केट में मांग को जनरेट कर रहे थे, अब केवल 500 लोग ही मांग को जनरेट कर रहे हैं, तो यहां पर बाजार में मांग कम हो जाएगी। बाजार में मांग कम होगी तो अन्य चीजों का उत्पादन प्रभावित होगा, होटल रेस्टोरेंट या अन्य इंडस्ट्री जो चल रही थी वो प्रभावित होंगी। तो ले दे के ये हो जाएगा कि पूरी अर्थव्यवस्था ही मंदी का शिकार होना चालू हो जाएगी। मतलब एक औद्योगिक इकाई यदि बीमार होती है तो हमको तो केवल एक सामान्य सा लग सकता है कि वो औद्योगिक इकाई ही बर्बाद होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। एक औद्योगिक इकाई यदि बीमार होती है, वो घाटे में जा रही हो, बंद होने की कगार पर है, तो इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर हमको दिखाई देगा। मतलब, और फिर देखो ये बैंक 1000 करोड़ का लोन देके बैठा है, ये क्या कहेगा, हमारा एनपीए हो गया। ये अलग बर्बादी का कारण। सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार कल्याणकारी योजना कहां से चलाएगी? इसी से तो कल्याणकारी योजना चला रही थी, वो भी बंद हो जाएगी। सरकार की आय कम, तो ले दे के स्थिति ये हो जाएगी कि पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बैठने लगेगी। इसीलिए सरकार इन औद्योगिक इकाइयों को बचाने के लिए आगे आती। मतलब देखो, मतलब ये है कि कोई उद्योग यदि बंद हो रहा है तो वो उद्योग की पर्सनल दिक्कत नहीं है, ये सरकार के लिए भी समस्या है, क्योंकि दीर्घ काल में सरकार की आय भी कम हो जाएगी। सरकार को भी टैक्स मिल रहा है, निगम कर मिल रहा, पहले कम कर दिया 22%, लेकिन मिल तो रहा ना 22%। अब वो कहेगा हमको लाभ ही नहीं हो रहा तो काय का निगम कर, निगम कर मिलना बंद हो जाएगा, इनकम टैक्स मिलना बंद हो जाएगा, सरकार की आय नहीं होगी तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर सरकार क्या है, बड़े बड़े राहत पैकेज लेके आती है, सरकार बड़े स्तर पर योजनाओं को संचालित करती है ताकि इन कोई इकाई रुग्ण ना हो सके। लेकिन फिर डाटा वही है कि 99% लघु इकाइयां रुग्ण हैं। तो बात वही है कि सरकार का जो भी प्लान रहता है या जो भी योजना है, ज्यादातर क्या है, बड़े उद्योगपति उसका लाभ उठा लेते हैं। जो स्मॉल मीडियम मिनी इंटरप्राइजेस हैं वो बहुत कम मात्रा में इन योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। ठीक है ना। तो देखो, प्रभाव के संदर्भ में आपको याद रखना है कि भैया सभी पर प्रभाव पड़ेगा। सभी पर मतलब सभी पर। भाई सरकार में तो हम, सरकार का प्रभाव को तो हम समझ ही रहे हैं ना। सरकार पर सीधा प्रभाव है राजस्व प्राप्ति में कमी, और राजस्व प्राप्ति में कमी क्या हो जाएगी, निगम कर कम मिलेगा, आयकर कम मिलेगा,
ये दोनों कम हो जाएंगे। ये दोनों कम होंगे तो सरकार का राजस्व गिर जाएगा, आयकर, निगम कर, जीएसटी, सब में कमी आ जाएगी। और जब सब में कमी आएगी तो स्वाभाविक सी बात है ओवरऑल संपत्ति पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात क्या है भाई, जो बैंक हैं, ज्यादातर बैंक सरकारी हैं, बैंकों का एनपीए बढ़ेगा। बैंकों का एनपीए बढ़ेगा, और एनपीए बढ़ेगा, ज्यादातर सरकारी बैंक है, फिर सरकार को बैंक को राहत पैकेज देना पड़ेगा। तो ले दे के सरकार की आय भी कम हो रही है और सरकार को खर्चा बढ़ा रहा है। मेरे ना इधर से आय कम हो गई लेकिन बैंकों का एनपीए हो रहा है, तो वहां पे भी ध्यान देना है। तो ये आप सीधे सीधे बता सकते हो कि सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्रमिक पर भी बता सकते हो, बेरोजगार श्रमिकों की क्या होगी, छटनी होगी, आधे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, छटनी होगी, बेरोजगारी का संकट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, और कुछ भी बता सकते, शोषण बढ़ेगा। अब भाई छटनी कर दी उनने, बेरोजगार ज्यादा हो गए तो कहेगा भैया अब 8 की जगह 10 घंटे काम करना पड़ेगा, नहीं तो रहने तो बहुत बेरोजगार घूम रहा है, शोषण बढ़ जाएगा। तो श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा। और जब ये सब कुछ होगा तो देश की अर्थव्यवस्था, पूरा ओवरऑल देश इससे प्रभावित होगा। अब देखो देश के प्रभाव में हम कैसा बता सकते हैं कि उद्योग बीमार हो रहे हैं, बंद हो रही हैं, तो देश का औद्योगिक उत्पादन घटेगा, औद्योगिक उत्पादन घटेगा। और औद्योगिक उत्पादन घटने से क्या होगा, विकास दर प्रभावित होगी, विकास दर प्रभावित कम होगी। सीधी सीधी बात है, देश की जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी आएगी क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी आएगी। जब इंडस्ट्रियल उत्पाद में कमी होगी तो भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न होगा, भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा। और क्या बता सकते हैं, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, चालू खाते का घाटा, चालू खाते का घाटा, ये सब हो जाएगा। और भी बता सकते हैं कि फिर वही श्रमिकों द्वारा हड़ताल, तोड़ फोड़, वो सारी समस्याएं दिखाई देगी। ठीक है, निर्यात में कमी होगी, ये सब कुछ होगा औद्योगिक इकाइयों के रुग्ण होने से। देखो आप सेक्टर करके नहीं, एक साथ भी लिख सकते हो कि भाई प्रभाव या परिणाम लिख रहे हो तो पहला दूसरा पॉइंट लिखे हो, सरकार के राजस्व में कमी होगी क्योंकि निगम कर, आयकर और जीएसटी की प्राप्ति में कमी आएगी। बैंकों का एनपीए बढ़ेगा जिससे अर्थव्यवस्था संकट में उत्पन्न होगी। फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि श्रमिकों की छटनी होगी, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा और गरीबी और शोषण में वृद्धि होगी। फिर आप सीधे लिख सकते हो कि भाई देश के भुगतान संतुलन, व्यापार घाटा, चालू खाते के घाटे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, औद्योगिक उत्पादन घटेगा, आर्थिक विकास दर में कमी आएगी। 5-6 पॉइंट आपको बताना है कि इस औद्योगिक रुग्णता का परिणाम क्या होता है। ठीक है, अब जब परिणाम बता देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको सुझाव भी बताने हैं, सुझाव भी बताने हैं। तो देखो जो अपन ने कमी बताई थी वही सुझाव है। पहले आपने समस्या क्या बताई थी, वित्त की कमी, तो भैया इनको फाइनेंस उपलब्ध कराओ, उद्योगों को फाइनेंस उपलब्ध कराओ। तो देखो सरकार, हमने एमएसएमई सेक्टर की कल देख ली थी, बहुत सारी योजनाएं जो केवल फाइनेंस के लिए है। ऐसे ही बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी सरकार फाइनेंस की व्यवस्था करती है, सब्सिडी देती है। अभी जैसे सरकार की योजना चल रही है, पीएलआई योजना है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव योजना, जिसमें वो उत्पादकों को सब्सिडी दे रही है। तो वित्त की उपलब्धता कराना है, कार्यकुशलता में वृद्धि कराना है, आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है, सरकारी नीति में परिवर्तन करना है, बैंकों से सस्ता ऋण दिलवाना है। ये सब यदि हो जाए, मतलब जो अपन ने समस्याएं लिखी ना, उन्हीं समस्याओं को समाधान के रूप में आपको बता देना, अलग से कुछ समाधान नहीं बताना है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी औद्योगिक रुग्णता के संदर्भ में बातें हैं। अब मान लो इस रूप में पूछ ले कि औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए कौन कौन से सरकारी प्रयास किए गए हैं। औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए किए गए
सरकारी प्रयास। तो देखो सरकारी प्रयास में बहुत सारी चीजें जाएंगी, अलग से कुछ नहीं है भाई। कल जो हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए जो योजना लिखी वो सब काय के लिए, उद्योगों की हालत सुधारने के लिए, औद्योगिक ऋणता को दूर करने के लिए। मतलब आप बता सकते हो कि भैया जो वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई है। सिडबी है जो छोटे स्तर के लोन उपलब्ध कराती है। फिर आप बता सकते हो कि यार 1991 का जो पूरा सुधार है, जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, वो क्या के लिए किया गया? औद्योगिक विकृतता दूर करने के लिए। हमने विनिवेश पढ़ा, विनिवेश का के लिए है? उद्योगों की स्थिति, हालांकि वो केवल सार्वजनिक उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए है, लेकिन है तो उद्योग ना। तो विनिवेश की नीति अपनाई है सरकार ने, आर्थिक सुधारों को अपनाया है, विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति दी। एफडीआई क्यों लाया गया है? ताकि इनको पैसा उपलब्ध हो। भाई देश में पैसा नहीं है, ठीक है, बाहर से कोई व्यक्ति आके निवेश कर ले, एफडीआई की व्यवस्था कराई गई है। उनको एफडीआई की व्यवस्था की गई है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया है। एक सेज, एक कॉन्सेप्ट अभी अपन पढ़ रहे हैं, सेज, सेज लाया गया है इन्हीं टाइप की औद्योगिक रुग्ण इकाइयों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए सेज की व्यवस्था की गई, विनिवेश की व्यवस्था की गई है। और विपणन के लिए जैसे एक अभी सरकार ने जेम पोर्टल लागू किया है, जेम पोर्टल, ई बिज पोर्टल लागू किया गया। ये सब क्या है? औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए है। अभी जो ये छोटी छोटी चीजें इनको अपन बाद में देखेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अलग से कुछ नहीं लिखना है इसमें, जो अपन ने अभी तक पढ़ चुका है उसी को सरकारी प्रयास में भी लिख देना है। ठीक है, तो देखो ये औद्योगिक रुग्णता कंप्लीट है अपनी। बस हमको जानना था क्या है, क्या प्रयास है, क्या समस्याएं हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब औद्योगिक रुग्णता के टॉपिक से संबंधित है। अब देखो औद्योगिक रुग्णता के बाद इसमें जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है अपने लिए, वो है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब देखो पहले तो इसका अर्थ समझो कि ये है क्या। भाई क्षेत्र तो समझ रहे हैं कि किसी जगह की बात कर रहे हैं, और कैसा जगह है? इकोनॉमिक जगह। तो देखो विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। जहां देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं, उसको कहते हैं हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, देखो परिभाषा में क्या है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, मतलब क्या है? कोई क्षेत्र की बात कर रही है, एक मान लेते भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। ठीक है, दरअसल देखो ये जो सेज का कॉन्सेप्ट है ये चाइना में आया है, चीन से निकला है। ये तब की बात है, ऐसा कहते हैं कि चीन ने अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, भाई चीन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? चीन एक निर्यात बेस्ड इकोनॉमी है। उसकी घरेलू मांग तो है ही, लेकिन वो पूरी दुनिया में वस्तुओं का निर्यात कर रही है। हर दुनिया के देश में हम देखते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट बिक रहा है। अब चाइनीज प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है और अन्य देश प्रोडक्ट से कंपीट नहीं कर पा रहे? उसका बड़ा कारण है कि चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता है।
अन्य देश के, भारत के मुकाबले तो खैर बहुत ही सस्ता है, हम अपने घर में वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसकी लागत चाइना के प्रोडक्ट से ज्यादा आ जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, पूरी दुनिया में चाइना का प्रोडक्ट है। अब सवाल यह है कि ये स्थिति निर्मित कैसे हुई, चाइना का प्रोडक्ट इतना सस्ता कैसे हुआ? तो उसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि चीन ने अपने यहाँ क्या है, सेज की स्थापना की। उनने क्या किया, एक ये क्षेत्र है मान लो, उनने बोल दिया कि भैया ये 1000 एकड़ का क्षेत्र है। उनने चिन्हित किया, साफ सफाई की, बाउंड्री वॉल बता दी, वहां पे सड़कों का निर्माण किया, वहां पर गोदाम बनाए, पूरी व्यवस्था, बिजली, पानी, जो भी हो सकता था सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र में उपलब्ध कराया। ठीक है, फिर इनने उद्योगपति से क्या बोला कि इधर आके तुम निवेश करो, मतलब यहां आके अपनी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करो, सारी बेसिक सुविधा हम पहले से उपलब्ध करा रहे हैं, गोदाम की व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वहां पहले से उपलब्ध है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला, यहां पे तुमको जमीन मुफ्त मिल रही है, जमीन के लिए पैसा देना नहीं है। ठीक है, यहां पर तुमको विभिन्न टाइप के टैक्स में छूट मिलेगी। ठीक है ना, कि 5 साल तक तुमको निगम कर नहीं देना पड़ेगा, अगले 10 साल तक आयकर नहीं देना पड़ेगा, जो भी चाइना में कर लगता होगा वो उन्होंने छूट दी। और यदि कोई दिक्कत है तो हम इंसेंटिव भी देंगे, मतलब तुम बस इस क्षेत्र में उत्पादन करो। अब देखो, जिस उद्योगपति ने यहां पर आके अपना प्लांट लगाया, उसको पहली बात तो क्या है, किसी टाइप का कोई क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इस क्षेत्र में जा रहा है, यहाँ के लिए अलग नियम है, बताया ना, पूरे देश से अलग नियम है इस क्षेत्र के लिए कि कोई भी आके निवेश करे, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। जमीन उनको मुफ्त मिल गई है, किसी प्रकार का उनको टैक्स नहीं देना है। तो यहां पर जो प्लांट स्थापित होगा और वो जो वस्तु का उत्पाद बनाएगा, जो वस्तु को उत्पादित करेगा, उसकी लागत बहुत कम हो जाएगी। भाई लागत अधिक क्यों होती है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट, भाई वो यदि इसकी जगह यहां निवेश करता तो उसको पहले जमीन अधिग्रहित करनी पड़ती, जमीन खरीदनी पड़ती है, किराए से लीज पर लेनी पड़ती, फिर उसको विभिन्न प्रकार की मंजूरी लेनी पड़ती सरकार से, फिर उसको आधारभूत संरचना स्वयं उपलब्ध करा, स्वयं बनानी पड़ती, उसको विभिन्न प्रकार के टैक्स भी देने पड़ते। तो यदि वो यही वस्तु को यहाँ उत्पादित करेगा तो उसकी लागत, जैसे यहाँ वस्तु की लागत मान लो 100 रुपए आ रही है, तो यहाँ अपने आप वस्तु की लागत 150 रुपए आ गई। तो स्वाभाविक सी बात, इसकी 100 लागत है और ये मार्केट में कहेगा 105 में बेच दो, इसकी 150 लागत है तो ये 155 से कम तो बेच ही नहीं पाएगा, और ये कितने में बेच रहा, 105 में, तो इसका प्रोडक्ट बिकेगा। बस यही है सेज का कॉन्सेप्ट। चाइना ने अपना आर्थिक विकास इसी मॉडल के आधार पे किया है। वस्तु सस्ती हो गई 100 रुपए की, अब इस 100 रुपए की वस्तु को पूरी दुनिया में बेच रहा है, और पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, लागत 150 रुपए। क्यों, क्योंकि ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये था सेज का कॉन्सेप्ट, ये चाइना ने लेके आया था। जब चाइना लेके आया, चाइना का सब कुछ इतना हो गया, तो भारत ने सोचा कि जब चाइना कर रहा है तो हम भी सेज की स्थापना करेंगे। तो इस आधार पे भारत में सेज की स्थापना होती है। 2000 में सेज अधिनियम आता है और उसके बाद ही ये सारा काम होता है। मतलब देखो, चीन कब स्थापित कर रहा है सेज, 1978 में, 1978 में चीन सेज की स्थापना कर रहा है। और भारत में सेज अधिनियम 2006 में लागू हुआ, सेज एक्ट बनाया 2006, समझ रहे हैं ना, मतलब कितने 22 से 28 साल बाद 2006, मतलब 2005 में अधिनियम पारित हुआ और 2006 में इसको लागू कर दिया गया। तो आप तो चाहे तो सेज एक्ट 2005 भी कह सकते हैं, 2006 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सेज एक्ट बना था 2005 में, लागू हुआ 2006 में, ठीक है। और फिर इसमें संशोधन किया गया है 2019 में, 2019 में संशोधन किया गया। हालांकि सेज की स्थापना से पहले भारत में एक कॉन्सेप्ट चलता था जिसको कहते थे ईपीजेड। ईपीजेड, ईपीजेड मतलब क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, निर्यात संवर्धन क्षेत्र, निर्यात संवर्धन
क्षेत्र, निर्यात संवर्धन क्षेत्र। और ये निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में पहला स्थापित हुआ था 1965 में, कांडला, 1965 कांडला। ये भी मतलब लगभग लगभग सेज से मिलता जुलता था, थोड़ा बहुत अंतर था, लेकिन सेज से मिलता जुलता था ईपीजेड। ये कब चल रहा है? 1965। और ये कांडला है ना, पूरे एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट जोन है, सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है पूरी एशिया का। और उसके बाद 1978 में चीन सेज का कॉन्सेप्ट लेके आता है, और फिर भारत 2006 में सेज अधिनियम को लागू करता है। ठीक है, तो देखो आप समझ गए आप कि सेज हो कह क्या रहे हैं कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। आर्थिक कानून मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे प्लांट लगाओ, कोई आपको फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री में उपलब्ध हो रहा है, जमीन फ्री में उपलब्ध हो रही है, विभिन्न प्रकार की करों में छूट मिल रही है, विभिन्न टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं है। हो सकता है कि इन्वायरमेंट कानून हर देश का अलग अलग है, जिसने जितनी छूट दी उसकी प्रोडक्ट उतना सस्ता, और जितना सस्ता प्रोडक्ट उतना फायदा, पूरी दुनिया में आपका सामान बिकेगा। तो जब चीन का इतना विकास हो गया तो भारत को लगा कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी अपने देश में सेज स्थापित करेंगे। तो सेज स्थापित करने के लिए 2005 में एक्ट लाया गया और 2006 में उस एक्ट को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब हमको इसमें देखना है कि ये तो आप मतलब समझ गए कि सेज होता क्या है। अब सवाल यह है कि इस सेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। वैसे उद्देश्य भी मैंने बता दिया, क्या वस्तु सस्ती रहेगी तो निर्यात आसान हो जाएगा। तो इस सेज की स्थापना का देखो सबसे मेन उद्देश्य ये, इसी पे पूरा सेज टिका हुआ है। सेज का आधारभूत सिद्धांत यही है कि देश के निर्यात में वृद्धि कर विदेशी मुद्रा अर्जित करना। देश के निर्यात में वृद्धि कर देश के निर्यात में वृद्धि कर विदेशी मुद्रा अर्जित करना। अर्जित करना, देश के निर्यात में वृद्धि कर विदेशी मुद्रा अर्जित करना, ये इसका सबसे मेन और प्राइमरी गोल है। दूसरा भी बता सकते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करना, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करना, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करना। तीसरा, निवेश को आकर्षित करना, निवेश को आकर्षित करना, निवेश को आकर्षित करना, इन्वेस्टमेंट बुलाना, रोजगार का सृजन करना, रोजगार का सृजन, आधारभूत ढांचे का विकास करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, ये भी लिख सकते हैं, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। ये कुछ 5-6 आप उद्देश्य बता सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि सेज, ये सरकार ने सेज की स्थापना की है। यहाँ पे जो औद्योगिक इकाई होगी, यहाँ पे जो वस्तु का उत्पादन होगा, ये वस्तु का केवल देश के बाहर निर्यात होगा, देश में नहीं बिकेगी। ये पहली शर्त होती है सेज की, कि वस्तु केवल निर्यात के उद्देश्य से ही उत्पादित की जा रही है। क्योंकि देखो यदि देश में बिकेगी तो जो इंडस्ट्रीज इस सेज के बाहर लगी है उसका तो सामान महंगा हो जाएगा, और उसका सामान बिकेगा नहीं, केवल सेज का सामान बिकेगा। तो वो तो घर में कॉम्पिटिशन, घर की बर्बादी, ये सारे उद्योग बंद होने चालू हो जाएंगे। तो हमको अपना उद्योग नहीं बंद करना, हमको क्या है, विदेशों का उद्योग बंद करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट सस्ता करें। तो अपना प्रोडक्ट सस्ता करने के लिए सेज की एक अवधारणा है, चीन से निकली थी और चीन की कॉपी हमने
कर ली फिर कि हम भी अपना आर्थिक विकास चीन की तर्ज पर ही करेंगे। ठीक है, अब परिभाषा देख ली, उद्देश्य देख लिया। अब इस सेज में क्या क्या प्रावधान किए गए, हम भारत में जो हमारा सेज अधिनियम है ना, उसमें क्या मुख्य प्रावधान है, कौन कौन सी छूटें दे रही है सरकार, क्या उद्योगपतियों को यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है, कि लाभ क्या मतलब उनको लालच दिया जा रहा है कि तुम सेज में आके निवेश करो, तुम सेज में आके निवेश करो। तो देखो सेज एक्ट के प्रावधान, सेज एक्ट में कंपनियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं। देखो पहली बात तो क्या है, सेज में स्थापित इकाइयों को एकल खिड़की अनुमति है, एकल खिड़की अनुमति, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक जगह आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, श्रम विभाग का, फिर उन्होंने कहा कि जहां पे स्थापित हो रहा गांव, कोई मतलब नहीं है, आपको एक जगह एप्लीकेशन फाइल करनी है, आपका काम खत्म हो गया। अब वो सरकार की दिक्कत है कि आपको सारी मंजूरी सरकार उपलब्ध कराएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। दूसरी बात, सेज में जो इकाइयां स्थापित होंगी उन इकाइयों को पहले 5 वर्ष के लिए 100% आयकर में छूट, पहले 5 वर्ष 100% आयकर में छूट। समझ रहे ना, कि पहले 5 साल सेज से जो कमाई होगी उनके मालिकों को, उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। उसके 5 वर्ष बाद, उसके 5 वर्ष बाद 50% आयकर में छूट, कि ठीक है पहले 5 साल तो कोई आयकर नहीं जमा करना है, अगले 5 सालों में भी 50% की छूट दी जाएगी। अगले 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष जो सेज में लाभ होगा, लाभ पर 50% की छूट, सेज में जो लाभ होगा लाभ पर 50% की छूट दी जाती है। ठीक है, और भी विभिन्न टाइप के कर, मतलब जीएसटी में भी सरकार छूट देती है सेज में, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, तब तो जीएसटी लग रहा है उसकी जगह, तो जीएसटी में छूट दी जाती है। फिर इस सेज के लिए, इस सेज में स्थापित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ उपकरणों, मशीनों, इनकी खरीद करता है तो इस पर भी सरकार उसको टैक्स में छूट देती है। जैसे मान लो वो विदेश से इंपोर्ट कर रहा है और कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लग रही हो तो सरकार उसकी इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर देगी। लोकल मार्केट से भी यदि कुछ खरीद रहा है तो उसमें भी उसको कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सरकार ने 100% एफडीआई की अनुमति दी है, 100% एफडीआई की अनुमति दी है सरकार ने। ठीक है, तो ये सेज एक्ट में आप दो तीन बिंदुओं को बता देने कि सेज एक्ट में इतनी बात की गई। ठीक है, तो देखो सेज देखा, सेज क्या है, सेज के उद्देश्य क्या है, सेज एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो है। दूसरा आप देख लेते हैं सेज की वर्तमान स्थिति क्या है, या सेज का यदि मूल्यांकन करेंगे तो योगदान या करंट में क्या स्थिति है सेज की, योगदान। तो देखो 2021-22 का डाटा है कि कुल अधिसूचित सेज भारत में 427 सेज की मंजूरी हो चुकी है, 379
अधिसूचित हो चुके हैं, अधिसूचित। और इन 379 में से 267 कार्यरत है। ठीक है, तो चाहते ये अंतिम डाटा यही है, 267 सेज कार्यरत है। 267 268 ऐसे कुछ डाटा है, 2022 का है। 260 सेज, हाँ 268 सेज कार्यरत है 2022 तक। ठीक है, इन 268 सेज के अंतर्गत कुल 24.46 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। ठीक है, योगदान बता रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार मिला है। फिर कुल निर्यात का 29% सेज से आ रहा है। कुल निर्यात का 29% सेज से आ रहा है। और यदि हम कुल इन्वेस्टमेंट की बात करें, टोटल जो सेज में इन्वेस्टमेंट है, अब वो तो बहुत बड़ी राशि है, 347.10 करोड़ इतना निवेश हुआ है सेज में, इतना निवेश हुआ है सेज में। ठीक है, तो इतनी आप उपलब्धि के रूप में बताओगे कि अब भाई जब इतना होगा तो स्वाभाविक सी बात है, 29% निर्यात कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायक हुई है, भारत का औद्योगिक विकास तेज हुआ है, ये सारी चीज। ठीक है, तो ये सेज का महत्व हो गया या योगदान हो गया। अब देखो, हमने सेज एक्ट 2005 में पास किया था, 2006 में सेज अधिनियम लागू हो गया, 2019 में हमने सेज एक्ट में संशोधन किया। तो संशोधन कुछ कारणों से किया होगा, उस एक्ट में कुछ कमी रह गई होगी, उसको दूर करने के लिए 2019 में संशोधन किया था, और अभी 2022 से ही चल रहा है। हम यदि एक शब्द में कहें, भारत के सेज असफल है पूरी तरीके से। ये हम नहीं कह रहे कि नीति आयोग का स्टेटमेंट है कि भारत में जो सेज नामक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से असफल है। देखो, चाइना ने सेज के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था, और आज देख रहे हैं उसका परिणाम, लेकिन भारत में ऐसा कुछ हमको नहीं दिखाई दिया। भाई देखो, 2005 में सेज एक्ट लाया था, मतलब मान के चलो कि 13-14 साल हो चुके हैं उस सेज एक्ट को आए हुए, लेकिन आज भी हमारा निर्यात में हिस्सेदारी कर रहा है, लेकिन हम निर्यात में वो हिस्सेदारी नहीं हो पा रही ना। आज भी हमारा व्यापार घाटा बना हुआ है, मतलब हम निर्यात कम कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं। जो हमारी निर्यात की ज्यादातर चीजें हैं ना, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट हैं, सर्विस सेक्टर है हम मेन निर्यात में। जबकि सेज आया था मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए, हालांकि उसमें बाद में सर्विस को भी जोड़ दिया गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में आज भी हमारा निर्यात बहुत कम है। तो ले दे के हम ये कह सकते हैं कि सेज लगभग असफल है। भारत में जो सेज है ये असफल है, फेल। नीति आयोग कह रही है, नीति आयोग का क्या कहना है कि जो सेज का फायदा है ये केवल उद्योगपतियों को हुआ, उद्योगपतियों को, ना तो रोजगार के कोई बहुत व्यापक अवसरों का सृजन हुआ, ना ही अर्थव्यवस्था में कोई ये सुधार कर पाए। देखो, सरकार ने तो इनको विभिन्न टाइप की छूट दे दी, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेना, जमीन ले लो, फलाना ढिकाना, सरकार को तो कुछ मिल नहीं रहा है। सरकार ने तो बस इस उम्मीद में था कि ये उत्पादन करेंगे और जो वस्तु उत्पाद होगी हम उसको निर्यात करके और हमको विदेशी मुद्रा भंडार, हम उसी में खुश हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाइना में तो ये सफल हुआ, लेकिन भारत में सफल नहीं हो पाया। इसका लाभ केवल और केवल उद्योगपतियों का, उद्योगपतियों ने खूब मजे किए, उनको सेज में जमीन मिल गई, उनने 5-15-20 साल कोई टैक्स भी नहीं दिया, और जब उन्हें लगा कि अब टैक्स लगने की बारी आ रही है तो उन्होंने कहा कि हम तो बंद कर रहे हैं, हम जा रहे हैं सेज से। तो जब तक उनको फायदा रहा सेज में रहे, जो सेज में वस्तुओं का उत्पाद कर रहे हैं वो भी कोई निर्यात ले दे के। भारत में जो सेज की स्थिति है, ज्यादातर सेज क्या है, उद्योगपतियों को
जमीन चाहिए थी कि जमीन मिल गई है, अब इकाई इकाई कौन लगाए, एक काम करो 5 स्टार होटल बना लो, और नहीं तो प्लाट काटो, घर बना लो, बिल्डिंग बना लो, स्कूल बना लो, इस टाइप के चीज, मतलब जमीन अच्छी अच्छी जगह जैसे दिल्ली किनारे, गुड़गांव हरियाणा में जमीन खरीदनी सरकार ने। पहले सरकार का न्यूनतम था 1000 करोड़, 1000 एकड़, सॉरी 1000 एकड़ की जमीन पर ही सहज स्थापित होता था। ओ 1000 एकड़ नहीं, हेक्टेयर है, सॉरी 1000 हेक्टेयर। अब सोचो इतनी बड़ी जमीन इकट्ठी होती थी, उसमें उद्योगपति आता था, उद्योगपति की क्या मेन नजर, जमीन पर, जमीन मिल जाए उस जमीन के अपने हिसाब से उपयोग कर लिया, ले लिया 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन ले ली कि हम यहाँ पे करेंगे, कुछ नहीं किया, 100 एकड़ की जमीन खाली पड़ी है, खाली पड़ी है, धीरे धीरे वहां पे अन्य चीजों का डेवलपमेंट उनने चालू कर दिया। तो स्थिति यह है कि भारत में सहज उस रूप में डेवलप नहीं हो पाया जिस रूप में सहज चाइना में डेवलप हुआ है। चाइना की पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बदल गई, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो देखो सवाल यही है कि इस जो सहज है असफल क्यों हुआ। देखो दो क्वेश्चन हो सकते हैं यहां पर। एक तो यह हो सकता है कि सहज के विकास में क्या बाधाएं हैं, विकास में बाधाएं, और दूसरा सीधे सीधे पूछ ले कि भारत में सहज असफल क्यों रहा। देखो हम उसकी उपलब्धि बता रहे हैं कि 24 लाख लोगों को, लेकिन जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया है, जिस अनुपात में सरकार ने अपने राजस्व को त्यागा है, भाई सरकार ने टैक्स लेना छोड़ा ना, जब उस अनुपात में 24 लाख रोजगार कुछ नहीं है। जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस अनुपात में ये 24 लाख रोजगार कुछ नहीं है। तो देखो हमको दो रूप में देखना है कि सहज के विकास में बाधाएं क्या हैं, या सहज क्यों सफल नहीं हो पाया भारत में, भारत में सहज की असफलता के क्या कारण रहे। ठीक है, तो देखो सहज के विकास में बाधाएं क्या हुई हैं कि थोड़ी परिस्थिति खराब, जैसे भारत में सहज स्थापित किया, भारत के ज्यादातर सहज क्या है, मंदी के शिकार हो गए। भाई हमने सहज स्थापित किया था निर्यात करने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया में मंदी है, तो अब क्या करोगे, आपका प्रोडक्ट तो विदेश में बेचना, विदेश में मंदी, मंदी मतलब मांग नहीं है वस्तुओं की, अब विदेश में थोड़ी मांग बढ़ा देंगे हम जाके, तो हमारे ज्यादातर सहज क्या है, मंदी के शिकार हो गए। दूसरा यहां पे ये आलोचना की गई है कि सरकार ने सहज में मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स में छूट नहीं दी, मैट में कोई छूट नहीं दी, सरकार ने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स में कोई छूट नहीं दी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे भी कर लगता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपने निवेशकों को या जो अपने शेयर होल्डर रहते हैं उनको जो प्रॉफिट टैक्स ट्रांसफर किया जाता था उस पर भी टैक्स लगता था। तो ले दे के ये एक आलोचना की जा रही है कि इसमें टैक्स की, इन टैक्सों पे कोई छूट नहीं दी गई। तीसरा, किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया, किसानों के द्वारा विरोध। हालांकि विरोध पुराना हो गया है, जब पश्चिम बंगाल में टाटा सिंगूर में अपना संयंत्र स्थापित कर रही थी तो वो भी एक सहज था, लेकिन वहां पर किसानों का विद्रोह हुआ और उसको वहां से भागना पड़ा, तो सहज स्थापित ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये भारत में सहज के विकास में कुछ बाधाओं में आप बता सकते हो। दूसरा इसमें ये बताएंगे कि ये जो सहज है इसने कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था में नकारात्मक बिंदु उपस्थित किए। मतलब आपसे पूछे कि इस सहज के नकारात्मक पक्ष क्या क्या है, नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड तो हम बता ही देंगे कि इतना रोजगार है, इतना इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं कह रहे, कुछ नेगेटिव साइड भी हैं। नेगेटिव साइड क्या है, देखो पहला तो इसका क्या है कि इससे सरकार के राजस्व में हानि होती है, राजस्व में हानि। भाई हर व्यक्ति सहज में जाना चाह रहा है और सहज में सरकार को कोई टैक्स मिल नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा ये सहज निर्यात के लिए थे, तो
सेज ज्यादातर वहां स्थापित होंगे जहां से निर्यात ज्यादा आसान होगा, मतलब देश के विकसित क्षेत्र। मतलब इसमें यह कह सकते हैं कि इन्होंने क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाया, क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाया। महाराष्ट्र गुजरात में ज्यादातर सेज, दिल्ली एनसीआर इधर ही ज्यादा सेज है। फिर यहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो पर्यावरण संकट, पर्यावरण संकट, भूमाफिया, किसान इसलिए विरोध करते थे, हमसे जमीन ले रहे हैं सेज के नाम पे और हमारी जमीन पर ही कॉलोनी काट के भेज दी। तो एक भूमाफिया हो गया, ले देके जो भारत की जमीनों पर कब्जा करना। उद्योगपतियों का एक ही उद्देश्य कि जमीन मिल जाए। फिर जहां से किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है उनके पुनर्वास की समस्या, पर्याप्त मुआवजे की समस्या, वो अलग लड़ाई चल रही देश में। प्रवसन की समस्या, ठीक है ना। और फिर कईयों का तो कहना है कि इसी के कारण मंदी की स्थिति आई कि सेज में अधिक उत्पादन हो गया, उत्पादन से सामान मार्केट में ज्यादा हो गया, जिससे मार्केट में मंदी की स्थिति आ गई, मतलब कीमत और ज्यादा कम हो गई। तो ये कुछ सेज की नकारात्मक पक्ष थे, ये सेज के नकारात्मक पक्ष थे। बाकी देखो, यदि असफलता के कारण, ये भी इससे मिलता जुलता ही है लगभग लगभग। भारत में सेज की असफलता के कारण क्या थे कि देखो, पहले तो जो भारत में सेज है ये निजी या संयुक्त उपक्रम के रूप में था। निजी या संयुक्त उपक्रम के रूप में था। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, देखो चीन में जो सेज स्थापित हुए थे ना, वो पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में था। लेकिन यहां पे जो सेज स्थापित हुआ वो क्या है, या तो सीधे सीधे निजी क्षेत्र को सौंप दिया या फिर ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया कि यार पीपीपी मॉडल के आधार पर विस्तृत करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है। दूसरा, चीन में जो सेज स्थापित हुए, वो देखो चीन में क्या है, उनके पास गैर कृषि योग्य भूमि बहुत थी, बंजर भूमि जिसका कोई उपयोग नहीं है, वहां पे वो सेज स्थापित कर रहे थे। तो ये जो सारी लड़ाई देख रहे हैं वो वहां पे है ही नहीं। जबकि भारत में क्या है, सेज वहां पे स्थापित हुए जहां पर कृषि योग्य भूमि थी। भारत में कृषि योग्य भूमि परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के हमारे पास बंजर भूमि कम, जहां पे ज्यादातर कृषि है। तो असफलता का कारण में क्या बता सकते हैं कि हमने कृषि योग्य भूमि पर सेज स्थापित किए, जबकि चीन ने अपनी क्या है, गैर कृषि योग्य बंजर भूमि पर है। तीसरी समस्या थी भूमि अधिग्रहण की। हालांकि अब तो भूमि अधिग्रहण का एक्ट भी बदला गया है, लेकिन फिर भी यह है कि भूमि अधिग्रहण के कारण भी सेज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है। बाकी तो देखो यही बिंदु है। अब अपन को देखो पेपर में कोई एक पूछेगा, या तो विकास में बाधा पूछेगा, या सेज का नकारात्मक पक्ष पूछेगा, असफलता। मान लो पूछा कि भाई भारत में सेज की असफलता के क्या कारण थे, तो आप ये बताओगे कि निजी या संयुक्त उपक्रम के रूप में सेज की स्थापना, सरकारी नियंत्रण का ना होना, कृषि योग्य भूमि पर सेज, और फिर ये बता दो कि सेज, भारत के सेज मंदी के शिकार हो गए। फिर ये क्या बता दोगे, भूमाफिया। मतलब इन्हीं पॉइंटों को मिला जुला के हमको लिखना। ये शब्द अलग अलग पूछ सकता है क्वेश्चन में, असफलता के कारण, सेज का नकारात्मक पक्ष, सेज के विकास में बाधाएं। आपको इन सबको मिला के ही सेज का आंसर बनाना है। या फिर देखो ऐसा नहीं पूछे, इसी के अपोजिट पूछ ले कि सेज की सफलता के लिए सुझाव बताइए। अब वो दूसरे रूप में पूछ रहा है, सेज की सफलता के लिए आपसे वो पूछ रहा है सुझाव बताइए। तो सुझाव क्या है, इन्हीं को जोड़कर हम सुझाव बताएंगे। क्या बताएंगे सुझाव में कि भाई देखो जो भी सेज है उस सेज की चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो,
उस पर सरकार का नियंत्रण हो, जिस काम के लिए सेज स्थापित हो रहा है उसी काम, तो वो पारदर्शिता में सब आ जाएगा। स्पष्ट मानक हो, स्पष्ट मानक कि सेज में कौन सी गतिविधि हो सकती है, कौन सी गतिविधि हो नहीं हो। ऐसा नहीं जमीन ले ली और जमीन लेने के बाद आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है। फिर सेज की स्थापना करते समय ध्यान रहना चाहिए कि कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, कृषि पर प्रतिकूल, उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण ना हो उन क्षेत्रों में। जब भाई तुम निर्यात करने के लिए कर रहे हो तो उन क्षेत्रों में करो जहां पर कृषि योग्य भूमि है, तो क्या है, इससे किसानों की लड़ाई भी नहीं होगी। बंजर, मतलब सीधी ऐसा कर सकते बंजर भूमि में सेज की स्थापना हो। ठीक है। फिर यह भी ध्यान रहे कि इसमें जो उत्पादित वस्तु है, उत्पादित वस्तु घरेलू बाजार में ना बिके, घरेलू बाजार से प्रतिस्पर्धा ना करे। ठीक है, नहीं तो बन रही सेज में और सेज से बना के बाजू में बेच दी, सस्ती तो थी, बिक गई उनको। उद्योगपति तो उन्होंने कहा कि लाभ चाहिए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यही कुछ आप सुझाव दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि पर्यावरण का ध्यान रखा जाए और भूमाफियाओं पर नियंत्रण हो। सेज का उद्देश्य विनिर्माण तक ही सीमित होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो ये सेज के संदर्भ में हम सारी बात बताएंगे। अब देखो, हमने असफलता के कारण, विकास में बाधाएं, उसके नकारात्मक पक्ष और उसके सुझावों सभी को हमने बता दिया है। ठीक है ना। अब जो सेज है, भारत ने जैसे स्थापित किया है, दुनिया के अन्य देश भी स्थापित करेंगे, तो हमको अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है हमारे सेज को। तो इसीलिए क्या है, 2019 में इस सेज में कुछ सुधार किए गए। ये सब समस्याएं थी, इसी कारण 2019 में सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया? पहला सुधार तो ये किया गया कि सेज में जो खाली पड़ी भूमि है, सेज में खाली पड़ी भूमि की, सेज में खाली पड़ी भूमि की दोहरे इस्तेमाल की अनुमति, दोहरे इस्तेमाल की अनुमति, अनुमति समझ रहे ना, कि उद्योग के साथ साथ यदि जमीन खाली पड़ी है तो उस पर अन्य गतिविधि की जा सकती है। ठीक है। मतलब अभी तक सेज केवल और केवल इंडस्ट्रीज स्थापित करने की अनुमति देता था, लेकिन अब सेज ने क्या बोला है कि जो खाली पड़ी भूमि है वहां पर आप होटल, स्कूल, हॉस्पिटल इस रूप में खोल सकते हो। ठीक है। दूसरा सुधार क्या किया गया कि सेज के लिए न्यूनतम भूमि को 50% कम किया गया। बताया ना, 1000 हेक्टेयर से कितना कर दिया, 500 हेक्टेयर कर दिया गया। 1000 हेक्टेयर से 500 हेक्टेयर कर दिया गया। फिर यह बोला कि इस सेज का हस्तांतरण भी हो सकता है। यदि कोई सेज का निर्माता है और उससे सेज सही नहीं चल रहा है तो उसको पूरे सेज की ओनरशिप को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है ना। जो कृषि से संबंधित सेज है, मतलब ऐसे उद्योग जो कृषि से संबंधित हैं, वहां पे 100% एफडीआई की अनुमति। कृषि से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए 100% एफडीआई की अनुमति। ठीक है ना। तो देखो ये इतना सब कुछ लिखा सेज में, लेकिन हमारा निष्कर्ष क्या रहेगा? भाई असफलता सफलता सब बात की बात है, दोनों पक्ष हमने देख लिए, कितने रोजगार दिख रहा है, ऐसा है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी है। अब हम कहें क्या सेज के संदर्भ में? तो देखो समस्या सेज के कॉन्सेप्ट में नहीं है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, चाइना ने अपना डेवलपमेंट किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि सेज का कॉन्सेप्ट गलत है?
बशर्ते मतलब हमारा देखो, जो निष्कर्ष के रूप में हम क्या 3 बिंदु लिखेंगे। यदि पूछ ले कि क्या भारत में सेज असफल है, इसको बंद कर देना चाहिए, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखो ये बात सही है कि जो सेज है वो निवेश रोजगार, मतलब हमने सेज के जो उद्देश्य लिखे ना, सेज के उद्देश्य क्या थे, निवेश आता है, रोजगार की प्राप्ति होती है, निर्यात होता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि भैया देखो जो सेज हैं वो निवेश, रोजगार और निर्यात इसके बढ़िया साधन। सहज निवेश संवर्धन, रोजगार वृद्धि, निर्यात वृद्धि आदि के महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है ना, और इससे आपका आर्थिक विकास हो सकता है या औद्योगिक विकास, औद्योगिक या आर्थिक, कोई भी शब्द लिख सकते हो, आर्थिक विकास हो सकता है। और चीन की सफलता को दोहराया जा सकता है, चीन की सफलता को दोहराया जा सकता है, बशर्ते, बशर्ते क्या, आप जो सेज की स्थापना कर रहे हो इनको सुनियोजित रणनीति, सेज की स्थापना सुनियोजित रणनीति, सेज की स्थापना सुनियोजित रणनीति के तहत पूरी ईमानदारी से की जाए, पूरी ईमानदारी से की जाए। ठीक है ना, नहीं तो होगा क्या, सेज का फायदा तो हुआ भारत में केवल उद्योगपतियों को, उद्योगपतियों का फायदा, तो उद्योगपतियों को जमीन मिल गई, और फिर आपको पता ही है भारत में जमीन की क्या स्थिति है, एक बार जमीन मिल गई तो फिर उन्हें किसी चीज को कुछ नहीं देखा और अपने हिसाब से पूरा काम किया। तो ये सेज के संदर्भ में इतनी बातें थी। ठीक है, देखो ये अपने इंडस्ट्रीज वाले क्षेत्र में अपने इंडस्ट्रीज में सब कुछ देख लिया है। बस अपना अंतिम टॉपिक बचा है कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित सरकार की कुछ अन्य गतिविधियां हैं, सरकारी योजनाएं हैं, जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, पीएलआई स्कीम है, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम है। इन पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेक इन इंडिया पे तो पूछा भी जा चुका है, इस सेज पे भी पूछा जा चुका है, सेज तो अब खैर पुराना हो गया है। तो अभी सरकार जो कर रही है मेन रूप से उन पर हम चर्चा और कर लेंगे। तो मुश्किल से एक क्लास और है, फिर अपना ये इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक भी समाप्त है। ठीक है, आगे कल देखेंगे।